Hello everyone, welcome to the School of Statecraft and welcome to this Polity main series. This is my 15th lecture और इससे पहले हमने 14 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन का पूरा आर्किटेक्चर देखा कि कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गई, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्या कन्फ्लिक्ट रहा डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स में, हम वो सारी चीजें देखें। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप इसको देख लें एंड देन आप इस लेक्चर को प्रोसीड करें, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीजें जो डिस्कस होंगी उसका कंप्लीट रूट जो है वो प्रीवियस लेक्चर में आपको मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इमर्ज कैसे होती है उसको हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सिमिलरली द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, so this basic structure basically limits the amending power of the parliament। और वो इमर्ज कैसे होती है इन मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, आई.आर. कोयलो केस, वो सब सारी चीजें, राजनारायण केस वर्सेस इंदिरा गांधी, तो वो सारी केसेस हमने डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर में। सो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर को देख लें, देन प्रोसीड करें। सो लेट अस स्टार्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन दिस लेक्चर एंड आपको सिंपल इंट्रोडक्शन आंसर में स्टार्ट करना है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज ए जुडिशियल एक्टिविज्म इवॉल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती केस ऑन 24 अप्रैल 1973। जस्ट जब भी कोई क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर का आए, जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, जस्ट 2 to 3 लाइन इंट्रोडक्शन एंड द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच इवॉल्व्ड इन केशवानंद भारती केस। मैंने कंप्लीटली इसको डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में फुल्ली कि कैसे इवॉल्व होता है केशवानंद भारती केस। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, केशवानंद भारती केस में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, these amendment acts were challenged by Keshwanand Bharti. The lawyer was senior advocate Nani Palkiwala, who challenged this case, these amendments in Keshwanand Bharti case, and finally Supreme Court delivered landmark judgment and evolved the doctrine we call it basic structure doctrine. That means in Keshwanand Bharti case, Supreme Court said Parliament has unlimited power to amend any part of the constitution, but except basic structure doctrine, subject to the basic structure, so maintain the core identity of the constitution and parliament now can amend any part including the part third। तो जो प्रॉब्लम थी, जो डिबेट थी, वो केशवानंद भारती केस में सॉल्व हो जाती है। बाद में मिनर्वा मिल्स के केस में हार्मोनियस बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि इन दोनों में कोई राइवलरी नहीं है, ये एक टेंडम में मूव करते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती के केस में इमर्ज होती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 बट कैन नॉट अल्टर, डैमेज और डिस्ट्रॉय इट्स एसेंशियल फीचर, सो द कोर आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से सुप्रीम कोर्ट बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द केस ऑफ इमरजेंसी आप देखते हैं, सो ग्रॉस वायलेशन ऑफ वेरियस राइट्स, फॉर एग्जांपल habeas corpus, for example the amendment itself, so and what 42nd constitution amendment did, 42nd constitution gave absolute power to parliament to amend any part of the constitution, so through basic structure supreme court restricted it कि आप कंप्लीट पावर नहीं है, सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सो बेसिक स्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ like a legislative break, a constitutional break,
when legislature become despotic or started acting as a despotic fashion, then this basic structure acts as a constitutional break. Similarly, in Indira Gandhi versus Raj Narayan case 1975, Supreme Court said कि free and fair election is also the part of basic structure. So ensure the free and fair election in a democratic republic country like India. Free fair election. Indira Gandhi के केस में Supreme Court also said कि judicial review is also the part of the basic structure. This was the first time when Supreme Court tested the basic structure doctrine and said judicial review and free and fair election both are the part of basic structure. It preserved the constitutional vision, the idea envisaged by the preamble, for example, sovereign, democracy, republic, socialist. ये सारे वर्ड क्या हैं अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है. सो ये फाउंडेशनल विजन है, आइडियल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ. इन आईआर कोयलो केस 2007 वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट इन आईआर कोयलो केस सेड कि judicial review will be applicable even on 9th schedule. 9th schedule. So those matters which are placed under 9th schedule after the Keswanand Bharati case, 24th April 1973, after the Keswanand Bharati case, this judicial review will be applicable. But those matters which were placed before the Keswanand Bharati case 24th April 1973, judicial review will not be applicable. But उसके बाद judicial review applicable होगा completely. And if any subject is violating basic structure doctrine, Supreme Court will strike down it. Correct? So IR Coelho की judgment थी. It also ensures separation of power, maintaining institutional equilibrium. यहाँ थोड़ा सा typo का problem है. So among legislature, executive and judiciary, so Keswanand Bharati के case में ही Justice Sikri basically established this separation of power. Indira Gandhi versus Raj Narayan case, again Supreme Court reiterated the same idea that separation of power is the part of basic structure. So this is the importance of basic structure doctrine. कैसे checks and balances होता है, free fair election democratic republic country में ensure होता है, preserving the vision and the vision of the founding fathers. तो ये सारी चीजें importance. Promoting cooperative federalism. So in SR Bombay case 1994, Supreme Court said कि federalism is also the part of the basic feature of the constitution, basic structure doctrine. So and federalism is not about just central and state, but till the local level governance. 73rd constitution, 74th constitutional amendment. So federalism is the part of the basic structure, ensuring fundamental rights. So Article 21 is also the part of basic structure doctrine. To deliver the complete justice, Article 32, habeas corpus. सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि कैसे एडीएम जबलपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट हेवियस कॉर्पस का राइट ही नहीं देता है. इवन ड्यूरिंग द केस ऑफ इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट इन एडीएम जबलपुर केस सेड कि एग्जीक्यूटिव हैज पावर टू इवन स्टॉप, टू इवन curtail Article 20 and 21. But later on, Supreme Court realized that no, even in case of national emergency or in any case, executive cannot curtail your Article 21 and 20 because the right to life and liberty, personal liberty, is a basic structure doctrine, basic feature of the Constitution. And through Article 32, what Supreme Court will do? Supreme Court ensure the complete justice delivery, independence of judiciary. So in the Keswanand Bharati case itself, Supreme Court says कि independence of judiciary is the basic structure. Similarly, आप जब NJAC का केस यहाँ देखते हैं, NJAC which was declared by Supreme Court unconstitutional in 2015, Supreme Court says it violate the independence of judiciary, separation of power, because separation of power and independence of judiciary is the basic structure doctrine. So Supreme Court declared unconstitutional. बहुत सारे केसेस हैं, आप कोई भी एक केस किसी एक पर्टिकुलर इशू में कोट कर देते हैं जो सबसे फेमस होता है, मोर देन एनफ. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. सो ये सारी इंपॉर्टेंस है, बट देयर आर सम लिमिटेशन एंड इश्यूज विद बेसिक स्ट्रक्चर. एंड क्रिटिक आर्ग्यू कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो अनडिफाइंड है, अनकोडिफाइड है, एंड दैट मेक्स इट सब्जेक्टिव and ambiguous and left on judicial interpretation.
what some judges are interpreting. So finally हमें उस पर एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है. सो ये जो अनडिफाइंड एंड कोडिफाइड फैशन में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये प्रॉब्लम है. इससे क्या होता है, जुरिस्टोक्रेसी का बर्थ होता है, जहां जजेस इंटरप्रेट करते हैं अपने विम्स एंड फैंसी पर, एंड बिकॉज दे लैक डेमोक्रेटिक डेफिसिट. सो यहाँ क्या होता है कि वो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री विल को ओवरराइड कर रहे हैं. सो एलिवेटिंग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अबव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री विल और टर्निंग ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू जस्ट अ जुरिस्टोक्रेसी. सो आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हो. सो ये एक प्रॉब्लम रहती है. एंड केशवानंद भारती केस, जब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व होती है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कुछ होती है तो ये होती है कि दिस जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय 13 जजेस बेंच, एंड इन दिस 13 जजेस बेंच 6 जजेस वर अपोजिंग दिस डॉक्ट्रिन. सो बहुत थिन मेजॉरिटी रहती है, जिससे ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व हो जाती है. तो ये मेजॉरिटेरियन जजमेंट थी, जहां 6 जजेस इस डॉक्ट्रिन के अपोज में थे. जस्ट बिकॉज ऑफ वन वोट ये डॉक्ट्रिन क्या करती है, कंप्लीटली ब्रेक लगा देती है पार्लियामेंट की पावर पर. और एक इनोवेटिव आइडिया जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड में नहीं है, हम निकाल देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के लिए चैलेंज हो जाता है, एक लिमिट हो जाती है. तो ये अपने आप में एक मेजॉरिटेरियन जजमेंट थी, जो कि 6:7 की मेजॉरिटी से, थिन मेजॉरिटी से ये इवॉल्व होती है जुडिशियल एक्टिविज्म. और इस जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसका कोई टेक्चुअल बेसिस नहीं है. नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड. एंड बट ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं पार्लियामेंट का कंप्लीट पावर है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अंडर आर्टिकल 368 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इसका कोई बेसिक टेक्चुअल बेसिस नहीं था. बट ये पार्लियामेंट का, ये सुप्रीम कोर्ट का इनोवेटिव आइडिया था, जुडिशियल एक्टिविज्म था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व होता है. तो लैक ऑफ टेक्चुअल बेसिस इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम. वायलेटिंग सेपरेशन ऑफ पावर. सो एनजैक क्रिटिक्स आर्ग्यू कि ये जो एनजैक है 2015 का, दिस वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट. बट दिस इज द जॉब ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ for the appointment of judges. And when they created a law, we call it NJAC, National Judicial Appointment Commission, in 2014, Supreme Court in 2015 declared it unconstitutional by citing that it violates separation of power and independence of judiciary. So यहाँ क्रिटिसिज्म ये था कि ये तो पावर पार्लियामेंट की थी टू मेक एनी लॉ फॉर द अपॉइंटमेंट, दिस इज द प्रोसीजरल प्रॉब्लम. तो यहाँ ये जुडिशियल ओवररीच था. एक आइडिया ये था. बाद में जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप किस साइड से देख रहे हो डिपेंड करता है. तो कोई सेम मैटर जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाता है जब आप उसको सुप्रीम कोर्ट की पर्सपेक्टिव से देखते हो. वही मैटर जुडिशियल ओवररीच हो जाता है कभी कभी जब आप उसको पार्लियामेंट की साइड से देखते हो. ठीक, तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है बाय द वे. बट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर का, कि फॉर एग्जांपल जिया मोदी एंड प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता आर्ग्यू की कोडिफाइड दिस एंटायर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस बाय केस. जो इसका एक ओपन एंडेड है, जहां सुप्रीम कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन देता है केस बाय केस, वो बहुत वेग है. उसको हमें एक एग्जॉस्टिव थ्रेशोल्ड बना देना चाहिए, एग्जॉस्टिव लिस्ट क्रिएट कर देना चाहिए. फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, फेडरलिज्म, these are some essential features and core identity of the constitution, and these identities basically cannot be touched by parliament. तो हम क्या करेंगे, उसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट रखेंगे जहां पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज आइडेंटिटीज. तो उसकी कोडिफिकेशन हो जानी चाहिए एसेंशियल फीचर्स की. सेकंड, जुडिशियल सेल्फ रिस्ट्रेंट. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज बीन डिजाइंड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सील्ड against authoritarian legislature, not as a daily tool of governance or policy intervention कि आप डे टू डे इंटरवीन कर लो. तो जुडिशरी शुड अप्लाई दिस जुडिशियल सेल्फ रिस्ट्रेंट. डेली बेसिस के गवर्नेंस में इंटरवीन नहीं करना चाहिए. एंड प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी आर्ग्यूज की
striking down constitutional amendment under basic structure doctrine should require qualified supermajority. Supermajority in the sense 2/3 majority और 3/4 majority. ये जब आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के थ्रू किसी भी पार्लियामेंट के लॉ को स्टक डाउन कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में क्या हो कि सुपर मेजॉरिटी हो जजेस की, तब आप स्ट्राइक डाउन कर सकते हो किसी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, एक्ट को. दिस इज द आइडिया प्रपोजल गिवन बाय उपेंद्र बख्शी, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, कि आप जस्ट मेयरली एक वोट से क्या करते हो, आप पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही स्ट्राइक डाउन कर देते हो. ऐसा केस नहीं होना चाहिए. यहाँ सुपर मेजोरिटी का रूल होना चाहिए, जहां 2/3 मेजोरिटी जजेस की हो, तभी आप किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को स्ट्राइक डाउन करोगे. एंड सम पीपल आल्सो आर्ग्यू कि डिफाइन कोर एंड प्रोसीजरल इश्यूज, कि जो डे टू डे में प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, एक प्रोसीजरल अमेंडमेंट है और एक कोर इश्यूज हैं, इसको डिस्टिंक्ट कर दिया जाए, डिफरेंट कर दिया जाए, कि कोर वाले में पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती, नॉट अलाउड टू टच, एंड जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम है वहां पार्लियामेंट अलाउड है. तो फॉर एग्जांपल जब एनजैक हुआ, तो स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि एनजैक में प्रॉब्लम ये थी कि एनजैक एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम है. प्रोसीजरल प्रॉब्लम फॉर व्हाट? प्रोसीजरल फॉर प्रॉब्लम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. ये कोई कोर प्रॉब्लम नहीं थी, इसको सुप्रीम कोर्ट को स्टक डाउन नहीं करना चाहिए था. ऑन द अदर हैंड जो कोर फीचर है लाइक सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इन पर जुडिशरी कंप्लीटली एक एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रिपेयर कर देनी चाहिए जहां पार्लियामेंट इसको टच ना कर सके. सो कोर और प्रोसीजरल डिस्टिंक्शन होना चाहिए यहां. ठीक, तो ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है कि कोडिफिकेशन होना चाहिए, जुडिशियल सेल्फ रेस्ट्रेंट होनी चाहिए, एंड हायर जुडिशियल बेंच के थ्रेशोल्ड होना चाहिए. We call it super majority, 2/3 majority और 3/4 majority. एंड द कोर एंड प्रोसीजर डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि क्या कॉमन चीजें हैं, क्या कोर आइडेंटिटी है, उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि कोर आइडेंटिटी को पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती. And the final conclusion is that basic structure, Justice D.Y. Chanchud and Justice Y.B. Chanchud. So Justice Y.B. Chanchud said कि basic structure doctrine is like a north star of Indian constitutionalism, and as a guiding principle of parliamentarians, it acts as a safety valve, not an engine of judicial supremacy. Judiciary यहाँ सुप्रीम नहीं है और is not showing supremacy over the elected parliament. It just act a safety valve, कि जब क्या होता है, लेजिस्लेटिव डेस्पोटिक और आर्बिट्री वे में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करता है, ऐसे केसेस में just basic structure acts as a constitutional break, nothing else. So the basic structure doctrine is an imperfect, although it has imperfection, but acts as an anti-majoritarian rule. जब गवर्नमेंट आर्बिट्री फैशन में, मेजोरिटेरियन फैशन में वर्क करती है, तो वहां वो एक ब्रेक लगाता है लेजिस्लेटिव की पावर पर. Yet it remains an indispensable price India pays to safeguard its democratic character. So this is a final conclusion on basic structure doctrine. Now let us discuss about the amending power of the parliament. So amending power of the parliament under Article 368. What Article 368 says? Under Article 368, Parliament possesses the constituent power to amend the constitution by way of addition, variation, repeal. However, the power is subject to basic structure. This basic structure evolved through केशवानंद भारती case. अब हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया है कि आर्टिकल 368 कैसे इवॉल्व होता है, कैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है. बाद में मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट इसको स्टक डाउन कर देता है. ठीक, तो ये सब हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर कैसे इवॉल्व होती है. हम यहाँ ये देखें कि क्या क्या अभी करंट में प्रोविजन है, कैसे रन हो रहे हैं. हम पास्ट वाला नहीं देखेंगे जो ओवरराइड हो चुके हैं, जो स्टक डाउन हो चुके हैं.
तो पार्लियामेंट की अमेंड करने की 3 वेज होते हैं। वन इज बाय अमेंडिंग अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी। तो ऐसे केसेस में फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल 2 देखते हैं, आर्टिकल 3 देखते हैं, 4 देखते हैं, जहां एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स लाइक तेलंगाना आप 2014 में देखते हैं, अल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ बाउंड्रीज, नेम चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट लाइक द केरला आप लास्ट ईयर प्रपोजल देखते हैं केरला का आर्टिकल 2 एंड 3 4 में, एंड क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर आर्टिकल 169, ठीक, एंड सिटीजनशिप प्रोविजन आर्टिकल 11। यहां भी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट सिटीजनशिप रूल्स को अमेंड कर सकती है, ठीक है। एंड सेकेंड होता है स्पेशल मेजॉरिटी। इन केस ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट रिक्वायर्स the total membership majority of the total membership of the house plus 2/3 majority of the members present and voting. This is we call it स्पेशल मेजॉरिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अप्लाई होती है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर रहे हो, डीपीएसपी को अमेंड कर रहे हो, एंड देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ अमेंडिंग पावर वेयर वी नीड a special majority plus ratification of states, at least half of the states, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो ये एक थर्ड टाइप की होती है। ये तब अप्लाई होती है स्टेट का रेटिफिकेशन जब आप किसी फेडरल प्रिंसिपल को टच करते हो, फॉर एग्जांपल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 7th शेड्यूल हो गया, और द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और इफ यू वांट टू अमेंड 368 आर्टिकल इटसेल्फ, इन दिस केस you need to take the ratification from the at least half of the states through simple majority, ठीक। सो ये 3 वे में 3 टाइप की मेजॉरिटी पार्लियामेंट को चाहिए इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक सिंपल मेजॉरिटी, एक स्पेशल मेजॉरिटी, एक स्टेट रेटिफिकेशन, स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन। अल्दो ये जो सिंपल मेजॉरिटी है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं बोलते हैं, ये आउट ऑफ 368 जाता है, आर्टिकल 368 में ये नहीं आता है, ठीक, बट अमेंड तो होता ही है कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेंडिंग पावर, सो इंपॉर्टेंस ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सेज कि व्हेन द वर्ल्ड इज इन फ्लक्स, इफ यू मेक एनीथिंग रिजिड एंड परमानेंट, यू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ नेशन। सो टू रियलाइज द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी, आज की सोसाइटी की डिमांड क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव सम पावर टू द पार्लियामेंट, power to parliament to reflect the changing reality of the society and fulfill the need of the current demand। आज की सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के लिए यू हैव टू गिव सम पावर टू दी पार्लियामेंटेरियंस। इंडिया का अमेंडिंग पावर, इंडिया में जो अमेंडिंग पावर है ये एक सिंथेसाइज्ड वे में है, ना तो बहुत रिजिड है और ना ही बहुत इजी है, बहुत ही लिबरल है जहां से हम इजिली अमेंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, ये सब बहुत रिजिड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं इन केस ऑफ अमेंडमेंट। बट वहीं आप ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं जहां पार्लियामेंट सॉवरन होती है, जो कि एक ओपन एंडेड कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, पार्लियामेंट सोवरन होती है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इजिली। तो हमारे पास लेकिन एक बैलेंस वे में है, हम मिड वे को फॉलो करते हैं जहां कुछ प्रोविजन हम इजिली अमेंडमेंट कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, जैसे हमने डिस्कस किया आर्टिकल 1 हो गए, आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, आर्टिकल 4 हो गया, और बट हम रिजिड प्रोविजन भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ जब आप फेडरल फीचर को टच करते हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस वे में अमेंडिंग पावर दी गई है। टू रिस्पॉन्ड द सोशल डिमांड, तो इंडिया में देखते हैं आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस होता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2019 में, एक्सपेंडिंग द अफर्मेटिव एक्शन फॉर सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर एग्जांपल विकसित भारत। सो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या होता है, जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाता है टू अचीव द
vision of the Viksit Bharat by 2047, fulfilling the DPSP's vision. So first constitution amendment did. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया, रिजर्वेशन का आइडिया इंप्लीमेंट हो जाता है. कहां से इंप्लीमेंट होता है इंस्पायर होके? आर्टिकल 46 के से किस में इंक्लूड हो जाता है? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में. 15 सब क्लॉज 4 क्या है? SC/ST का रिजर्वेशन है 15% एंड 7.5%. तो ये एक डीपीएसपी का विजन था जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हो गया फंडामेंटल राइट में, आल्दो रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट. ठीक. एंड आप देखते हैं तो लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी हो गई, वो सब जो पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट होती हैं डीपीएसपी से एज अ फंडामेंटल राइट. पार्ट थर्ड अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इंप्लीमेंट होती रहती हैं. इंश्योरिंग द जेंडर जस्टिस एंड इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. सो 33% रिजर्वेशन किसको मिल गया नारी शक्ति अधिनियम में? फॉर women in Lok Sabha and state legislative assembly. कैसे मिला? थ्रू 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इसी में आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल द इफेक्टिव पीसफुल फॉरेन पॉलिसी. सो इफेक्टिव पीसफुल फॉरेन पॉलिसी कहाँ होती है? 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में. लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक एक अमेंडमेंट पुट कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस लिख दे रहे हैं. यही तो सिंपल करना है. बट एक चीज यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो हम अमेंडमेंट पुट करेंगे जनरली वो करंट के पुट करो जहां तक पॉसिबल हो सके, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड रहेगा तो ज्यादा इफेक्टिव रहता आंसर. तो आप जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है स्पेशली 99 से लेकर के 106 तक, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है यही जनरली आप कोट करके अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर दो. करेक्टिंग लेजिस्लेटिव मिस्टेक. सो रिस्टोरिंग द लोकसभा टेन्योर बैक फ्रॉम 6 years to 5 years अगेन. बिकॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या होता है? लोकसभा का टेन्योर, पहले भी हमने ये चीजें डिस्कस की कि 5 years से 6 years एक्सटेंड कर दिया जाता है. बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में उस लेजिस्लेटिव मिस्टेक को फिर से करेक्ट किया जाता है और 6 to 5 years फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है. प्रिजर्विंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कर्बिंग अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिकल डिफेक्शन टू ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की गवर्नमेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास होता है. वी कॉल इट एंटी डिफेक्शन लॉ. इन 10th शेड्यूल में दिस इज मेंशन इन 10th शेड्यूल. ठीक. तो दिस बेसिकली हेल्प्स टू कर्ब द अनप्रिंसिपल्ड फ्लोर क्रॉसिंग हॉर्स ट्रेडिंग. तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आता है, स्पेशली टाइम ऑफ आप कोलिशन गवर्नमेंट में देखते हैं. डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म. तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आप देखते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल लेवल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होती है. लोकल लेवल से गवर्नमेंट, उसमें पंचायती राज रहती है. म्युनिसिपैलिटीज आती हैं. तो ये सब इंप्लीमेंट होता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेंडिंग पावर. क्योंकि अगर ये अमेंडिंग पावर नहीं होती तो ये सारी चीजें कैसे इंक्लूड होती ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? एडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, द आइडिया ऑफ 46, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, नारी शक्ति अधिनियम, और द एग्रीमेंट फॉरेन पॉलिसी, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, or they correct anything if legislature had done in the past something wrong. So again in 44th Constitution Amendment Act, 42nd Constitution Amendment Act to prevent the floor crossing, to provide political stability in democracy, and to realize the dream of the Mahatma Gandhi, the idea of Panchayati Raj institution, 73rd 70. This is the importance of amending powers of the parliament. ठीक. बट इस अमेंडिंग पावर की अपनी लिमिटेशन है. वन इज प्रोसीजरल लिमिटेशन एंड सेकंड इज सब्सटैंटिव लिमिटेशन. प्रोसीजरल लिमिटेशन में पार्लियामेंट नीड्स मेजॉरिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी. सो वन टाइप ऑफ मेजॉरिटी हमने डिस्कस किया कि सिंपल मेजॉरिटी. इन केस ऑफ जब आप आर्टिकल 2, 3, 4 ये सब चेंज कर रहे हो, 2, 3 स्पेशली जब लैंड बाउंड्रीज, उसके नेम वगैरह, स्टेट की बाउंड्री चेंज करते हो तो वहां आप सिंपल मेजॉरिटी आपको चाहिए. बट अगर आप फंडामेंटल राइट अमेंड करते हो तो यू नीड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग.
तो ये आपको तब चाहिए जब आप फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट कर रहे हो। बट इन केस जब आप फेडरल को टच करते हो, देन यू नीड, फॉर एग्जांपल 7 शेड्यूल को चेंज करने के लिए यू नीड रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। सो दिस इज द प्रोसीजरल लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। एंड सेकंड, द bicameral consensus. In case of deadlock, there is no provision of joint sitting up for Constitution Amendment Act. And Constitution Amendment Act must pass separately by the both houses, both Lok Sabha and Rajya Sabha. तो सेपरेटली पास होगा, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन क्यों नहीं होता? उसके पीछे लॉजिक यही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि क्रिटिकल लेजिस्लेशन होता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, ऐसे केसेस में अगर आप ज्वाइंट सिटिंग दे देते हो तो लोकसभा में जनरली गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है। अब जब लोकसभा में गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है और इसमें मेंबर्स ज्यादा हैं और राज्यसभा में मेंबर्स कम है, और ज्वाइंट सिटिंग आपने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कर दिया, ज्वाइंट सिटिंग कर दिया, तो ऐसे केसेस में ये गवर्नमेंट ऑटोमेटिक पास कर देगी बिल। क्यों? क्योंकि लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी है, लोकसभा में ऑलरेडी मेंबर ज्यादा हैं, राज्यसभा में मेंबर्स कम ही होते हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल ही नहीं होती। प्रायर प्रेसिडेंशियल सैंक्शन इन केस ऑफ सम स्पेशल केसेस, तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट्स बाउंड्रीज, यहाँ आपको प्रेसिडेंशियल सैंक्शन लेना पड़ता है, प्रायर सैंक्शन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल केरला वाला केस जो अभी प्रपोजल है नेम चेंज का, मैंडेटरी प्रेसिडेंशियल असेंट इवन आफ्टर पासिंग by the both houses of the parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha, it needs mandatory presidential assent, ठीक है, एंड तब जाके वो बिल एक एक्ट बनता है। सो ये प्रोसीजरल लिमिटेशन होती है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर में। बट देयर इज अ सब्सटैंटिव लिमिटेशन, एंड द सब्सटैंटिव लिमिटेशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट सेड कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड तो है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। लिमिट कहां तक है? मतलब पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंक्लूडिंग द पार्ट थर्ड, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि कुछ कोर फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जिसको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती। एंड देन देयर इज ए जुडिशियल चेक्स एंड बैलेंसेस। इन मिनर्वा मिल्स केस सुप्रीम कोर्ट सेड कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है दैट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एंड अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है तो पार्लियामेंट उसको स्नैच नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से। एंड इन आईआर कोलो केस 2007 वर्सेस तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट सेड कि जुडिशियल रिव्यू इवन दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन 9th शेड्यूल। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि कैसे वो आफ्टर द केशवानंद भारती केस दोज मैटर्स आर प्लेस्ड in 7th schedule, judicial review will be applicable, and if anything is going to violate the basic structure doctrine, Supreme Court will strike down. Okay? So this is a substantive limitation on the amending power of the parliament. Professor Upendra Bakshi says कि basic structure doctrine functions as a safety valve and a brake applied when the engine of parliamentary amending power threatens to overrun the constitution. जब parliamentary पावर जो होती है, जब वो लेजिस्लेटिव डेस्पोटिज्म के फैशन में वर्क करने लगती है, ऐसे केसेस में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है या जुडिशियल रिव्यू है या सब्सटैंटिव लिमिटेशन जो है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक की तरीके से वर्क करने लगती है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू ensure a healthy balance between the amending power of the parliament and have some checks and balances through Supreme Court, through substantive limitation, through procedural limitation, state ratification, जो भी है एक healthy balance होना चाहिए। And the final conclusion is that the amending power of Article 368 reflects the Indian Constitution's nature as a living document, क्योंकि ये नीड है सोसाइटी की। आज के टाइम में जब आपको 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नारी शक्ति अधिनियम में 33% रिजर्वेशन देना है, ऐसे केसेस में 360 आर्टिकल का होना जरूरी है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एनफ टू अकोमोडेट द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज। आज हमें रियलाइज होता है कि हमें WS का रिजर्वेशन चाहिए, तो हमने क्या किया,
सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए, कल कोई सो एबॉलिश करने का, अगर कल को सपोज किसी पर्टिकुलर रिजर्वेशन को चेंज करने का, एबॉलिश करने का आइडिया आया या नीड हुई कि अब एक कम्युनिटी अपलिफ्ट हो चुकी, ऐसे केस में टू रिफ्लेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड द पावर, अमेंडिंग पावर टू प्रोटेक्ट द कोर democratic ideals by establishing the parliament's constituent power is limited through basic structure, procedural limitation, substantive limitation. The judiciary has ensured that constitutional supremacy prevails over transient political majority. तो just because कोई गवर्नमेंट थम्पिंग मेजोरिटी में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकती. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डज नॉट ब्लॉक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म. Rather, it acts as a constitutional compass and guide the legislature, ensuring that as a parliament updates the text, but the soul of the constitution, the basic feature of the constitution, the core identity of the constitution remains intact. So, आप complete conclusion नहीं लिख सकते हो किसी आंसर में, क्योंकि ये बहुत लेंदी है. आप इसके कुछ वर्ड्स को जस्ट लेकर के कंक्लूड कर सकते हो, एक दो वर्ड को बीच बीच से लेकर के एक या दो लाइन में सम अप कर सकते हो किसी भी आंसर को. Okay, so this is all about the basic structure doctrine and the amending power of the parliament. अब हम देख लेते हैं कुछ PYQ कि कैसे आपको सॉल्व करना है. So this is PYQ. I think in 2013 Supreme UPSC asked, not Supreme Court asked. ठीक है, तो UPSC इसको 2013 में क्वेश्चन पूछता है कि Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the parliament in amending the constitution. डिस्कस क्रिटिकली. ये 10 मार्कर का था, उस टाइम में 200 वर्ड्स में लिखना होता था. ओके, तो आप इसको अभी 150 वर्ड में कर लीजिए. 150 वर्ड में जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ 10 मिनट टाइम एंड ट्राई टू राइट डाउन दिस, तब प्रोसीड करते हैं आगे. ओके, सो होप आपने ट्राई किया होगा. लेट अस सी द आंसर. हमने एग्जैक्ट इसको कॉपी फॉर्मेट में लिखा है ताकि एग्जैक्ट वर्ड में आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो कि क्या इंक्लूड करना, क्या एक्सक्लूड करना है. एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा. तो सिंपल व्हाट क्वेश्चन सेज कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स चेक ऑन आर्बिट्री पावर ऑफ द पार्लियामेंट, आर्बिट्री पावर, एंड क्रिटिकली एग्जामिन इट. सो हम इसका सिंपल इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि आर्टिकल 368 empowers parliament to amend the constitution, not but, because we have used while. This power is not absolute. Judiciary acts as a custodian of the constitutionalism to keep check the arbitrary power of the parliament. अब मैंने आगे स्टेटमेंट नहीं किया क्योंकि ये लेंदी हो जाता, और अब लेंदी होने से ही हो जाएगा. तो अगर ये इंट्रोडक्शन 4 या 5 लाइन में हो गया तो फिर स्पेस नहीं बचता है 2 पेजर में. 2 पेजर आंसर का 10 मार्कर का जो आंसर है उसमें प्रॉब्लम यही है स्पेस की. तो मैक्स टू मैक्स आप 3 to 4 लाइन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी 3 to 4 लाइन, इससे आप क्रॉस नहीं कर सकते. और ट्राई करिए कि ये 3 लाइन में हो, ये कंक्लूजन भी 3 ही लाइन में हो, 4 लाइन में नहीं जाना चाहिए. वे सुप्रीम कोर्ट कीप चेक ऑन पार्लियामेंट्स आर्बिट्री अमेंडिंग पावर. तो हमने डिस्कस किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ही है जिसके थ्रू पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को सुप्रीम कोर्ट चेक करता है. सो एंड दिस आइडिया इवॉल्व्ड इन केशवानंद भारती केस दैट पार्लियामेंट कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, द कोर आइडेंटिटी. The limit of parliament's amending power. In Minerva Mills case, Supreme Court struck down. अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो हमने बात किया 31C. Supreme Court struck down the part second of the 31C. पार्ट 1 को तो वैलिड कर दिया था, पार्ट सेकंड को इनवैलिड कर दिया था. एंड सेट की लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज इटसेल्फ ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. आप लास्ट लेक्चर देख लेना, आपको ये चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर, मिनर्वा मिल्स केस, आईआर कोलियो केस, ये सब कैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते हैं. देन राजनारायण केस मैंने सब डिस्कस किया है. एंड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आईआर कोलियो केस वर्सेस तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट सेट की इट विल बी एप्लीकेबल इवन ऑन 9th शेड्यूल आफ्टर द केशवानंद भारती केस. जो भी मैटर इसमें है, अभी जो भी इस मैटर इसमें प्लेस कर दिए गए उन पर एप्लीकेबल होगा. तो ये भी एक वे है जहां से जुडिशरी क्या करती है, पार्लियामेंट की आर्बिट्री अमेंडिंग पावर को चेक करती है. एंड सेकंड इज जुडिशियल एक्टिविज्म. सो देखते हैं आप कि कैसे एनजैक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो था उसको सुप्रीम कोर्ट 2015 में स्टक डाउन कर देती है. आप इस एग्जाम्पल को कहीं स्टार्टिंग पॉइंट में रखेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. However, Supreme Court's check
checks and balances have various issues and face some criticisms as well. तो फॉर एग्जाम्पल जो क्रिटिक हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि अनडिफाइंड एंड वेग डॉक्ट्रिन, केशवानंद भारती केस अनडिफाइंड है, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, लाइक प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता आर्ग्यूज की वी नीड एग्जॉस्टिव लिस्ट, डिफाइंड वर्जन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लैक ऑफ टेक्चुअल बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन. सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम. एक जुडिशियल एडवेंचरिज्म है, इनोवेशन है, एक्टिविज्म है, जुडिशियल ओवररीच. एंड द प्रॉब्लम बेसिक स्ट्रक्चर की ये थी कि तो 7:6 मेजॉरिटी से पास हुई थी, मेजॉरिटेरियन जजमेंट थी. जुडिशियल ओवररीच एंड क्रिटिक्स आल्सो आर्ग्यू कि एनजैक वाज जो था एक प्रोसीजरल इशू था जिसको पार्लियामेंट जस्ट ब्रिज करने की ट्राई कर रही थी, फिल करने की ट्राई कर रही थी कि एक प्रोसीजरल अमेंडमेंट था टू अपॉइंट द जजेस, बट सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन. सो ये एक जुडिशियल ओवररीच था. अगेन हमने बताया जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच सेम ही होते हैं, जस्ट आप उसको किस लेंस से देख रहे हो. जब पार्लियामेंट इसी एनजैक को देखती है तो जुडिशियल ओवररीच बोलती है, जब सुप्रीम कोर्ट इसी एनजैक को देखता है तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाता है. Undermining the representative democracy. So, Supreme Court, judiciary is unelected body. Parliament is representing the people, the will of the people, and elected body. अब जब ये इलेक्टेड बॉडी है तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट थ्रू दीज जुडिशियल रिव्यू, दी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्ट्राइक डाउन कर देती है पार्लियामेंट के लॉ को. So what it says, undermining the representative democracy in non-elected body like Supreme Court, imposing its own bill, the judges की bill जो कि नॉन इलेक्टेड बिल है वो इलेक्टेड बॉडी पर इम्पोज करती है, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर इम्पोज करती है, उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है. एंड फाइनली टू कंक्लूड, टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी and reflecting the will of the people through elected parliament, we need a harmonious coexistence. एक बैलेंस वे में होना चाहिए, where judicial review should act as a constitutional break on legislative despotism. हमने ये चीजें पहले भी डिस्कस की कि कैसे जुडिशियल रिव्यू एज अ ब्रेक वर्क करता है इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव डेस्पोटिज्म. सो ये 2 पेजर का आंसर 10 मार्कर का आप ऐसे लिख सकते हो, और भी केसेस ऐड कर सकते हो, बट अगेन स्पेस नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है. हमने एग्जैक्ट 2 पेजेस में इसको फिट करने की ट्राई किया. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2025 में आता है, आप इसको जस्ट प्रैक्टिस कीजिए और इजी है. इसको हमने पहले भी डिस्कस ऑलरेडी स्लाइड में है, जस्ट आप स्लाइड के गो थ्रू करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन with a few procedural hurdles. In this view statement, examine the procedural and substantive limitation of amending power. तो हमने प्रोसीजरल में आपको मेजॉरिटी वगैरह पहले ही डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, देन उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, देन उसके बाद एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए. दैट इज ए प्रोसीजरल हर्डल. सेपरेटली पास होना चाहिए इन लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड देन फाइनल द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ये एक प्रोसीजरल लिमिटेशन है. सब्सटैंटिव लिमिटेशन ये हो जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैन नॉट बी वायलेटेड बाय पार्लियामेंट. जुडिशरी विल अप्लाई जुडिशियल रिव्यू बिकॉज ऑफ IR कोयलो केस, मिनर्वा मिल्स केस. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक सब्सटैंटिव लिमिटेशन है. ठीक है, सब्सटैंटिव लिमिटेशन में आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ लॉ, because due process of law के थ्रू सुप्रीम कोर्ट will look at the outcome of the any legislation. तो वो भी है, अगर वो वायलेट करता है तो अगेन जुडिशरी विल स्ट्राइक डाउन. ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हैं. देन आप थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे एक हार्मोनियस एग्जिस्टेंस होना चाहिए. फाइनली आप कंक्लूड कर देते हैं कि हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस के थ्रू. थर्ड ये क्वेश्चन आता है 2019 में यूपीएससी में, and 15 marker 3 pager question. Parliament's power to amend the constitution is limited power and it cannot be enlarged into absolute power. In the light of this statement, explain whether the parliament under article 368 of the constitution can destroy the basic structure doctrine by expanding its amending power.
सो आपको सिंपल सा आंसर इसका पता होगा कि नो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आइडिया कि पार्लियामेंट कैन नॉट टच इट। तो आप इसमें केसेस को हाईलाइट करेंगे कि पार्लियामेंट कैन अमेंड इट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड इट, उस पर क्या सब्सटैंटिव लिमिटेशन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, एंड देन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर में, अमेंडिंग पावर में, और जुडिशरी की ये बैलेंस, जुडिशरी की ये जो लिमिटेशन है आर्बिट्री पावर को बैलेंस करने की, इसमें क्या एक हारमोनियस बैलेंस होना चाहिए। आप उसके थ्रू इस आंसर का वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। आप एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। हमने डिस्कस किया कि कैसे, क्या सिग्निफिकेंस है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, और क्या रिफॉर्म होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। एंड देन उसके बाद हमने डिस्कस किया द नीड ऑफ द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि कैसे वो सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज को करंट डे में 21st सेंचुरी के रियल प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए वो अमेंडिंग पावर होनी चाहिए, बट उस पर सम लिमिटेशन है, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लिमिटेशन है, और कैसे वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से बाइंडिंग हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर पीपल, एंड आई होप यू अंडरस्टूड, एंड नाउ यहीं स्टॉप करते हैं इसको। थैंक यू।